मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। बड़े सारे युवा मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है, कहां से शुरू करें, आप गाइडेंस दे दें, किताब बता दीजिए। क्या करोगे किताब जानकर जब तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं है? तुम लिखोगे सिर्फ बैठकर। पहला चरण जो गाइडेंस का होगा वो ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। जितने भी महान लोग हैं, शाही लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, वो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करती। आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य के। मैंने कहा ना, दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। बड़े सारे युवा मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है, कहां से शुरू करें, आप गाइडेंस दे दें। सरकार इतनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, और कैसे गाइडेंस लोगे? पहला चरण जो गाइडेंस का होगा वो ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए। तुमको यार लैटिट्यूड पता नहीं, लॉन्गिट्यूड पता नहीं, फोर्स पता नहीं, मास पता नहीं, मोमेंटम पता नहीं, इनर्शिया पता नहीं, किताब बता दीजिए। क्या करोगे किताब जानकर? आईएएस की तैयारी का जो पहला चरण है, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, उसे पहली चीज जो स्पष्ट करनी है कि उसका आधार मजबूत है कि नहीं। वो अगर आधार मजबूत करके कोचिंग करना है तो उसे 80% का फायदा होगा। फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, अगर वो आधार मजबूत कर करके आए, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तभी से शुरू कर दे। इकोनॉमी का बेस तैयार कर ले, साइंस का बेस तैयार कर ले, पॉलिटी का कर ले, हिस्ट्री का कर ले। अगर वो ऐसा करके कोचिंग करने आए तो 80% फायदा कोचिंग का हो। जितने लोग बिना आधार के कोचिंग करने आते हैं उनकी कोचिंग व्यर्थ चली जाती है। हमें जिसको एनसीईआरटी क्लास 10th की नहीं पकड़ में आई, सरकार और उसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो टीचर डीडी बसु पढ़ के पढ़ा रहा है, उससे तुम क्या कनेक्ट करोगे क्लास में? सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं उठता। 98% लोगों की कोचिंग करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपके घर में कोई भी अगर तैयारी करने का विचार बना रहा है तो उसको ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष से ही बेस बनाने के लिए कहें। बस अगर व्यक्ति ने अपना बेस बना लिया तो कोचिंग उससे फायदा करेगी, तो कोचिंग उसे सूट करेगी। बिना बेसिक्स के कोचिंग करना व्यर्थ है। जब तुम क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आए, तुम लिखोगे सिर्फ बैठकर, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, कंसोलिडेट नहीं होगा। प्लान। आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कह दो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर ले, मान लो कल कयामत आ जाए तो, उसके अपने बहाने हैं, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है। मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हाँ, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं। इस दौर में मैं तो ये तो जानता ही हूं सर कि संकट का कोई भी दौर हो, जैसे एग्जाम देने ही बच्चे जा रहे हैं, उसी समय सिर्फ माँ बाप इतना बोल दें कि जाओ तुम फाड़ दोगे। कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। क्या कर रहे हो?
तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। हर माँ बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। शल्य और कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य मतलब संदेह, और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद। यह बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। ऐसे ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बड़े काबिल लोग, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों जो एग्जाम्पल है महाभारत के सर, एक तरफ अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण मतलब चैतन्य, आपकी कॉन्शियस, जो कभी आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एक महारथी है जो शायद अर्जुन से भी बड़ा महारथी है, कर्ण। इसका सारथी कौन? शल्य मतलब संदेह। जीत में अब ये मैसेज वाली बात है सर, अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। इन कहानियों को जानने का कोई औचित्य ही नहीं है सर। हम सब, कर्ण ज्यादा बड़ा महारथी है, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बड़े सारे मित्रों को देखा, बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े उदाहरण थे। विनोद कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ तो जो क्रिकेट के पंडित थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी थी। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए। उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुआ था। बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन में और वो हार गए। आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है, महान आदमी कल किसी को नहीं पता, आज पता है ना। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप डायरी अपने पास जरूर रखें अगर आप महत्वाकांक्षी हैं। और सुबह जैसे उठें, दो चीज आपके बगल में होनी चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ, आप जिस भी धर्म के हैं। न्यूज़पेपर सुबह उठकर कतई ना पढ़ें। हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर मतलब जहर। सुबह उठते ही सारी नेगेटिव खबर अंदर चली जाती है। एक तो अपना धार्मिक ग्रंथ अपने बगल रखें, कुरान, बाइबल, गीता, जो भी आपको रखना है, और एक डायरी। उठे, प्रभु का नाम ले, एक पेज पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, एक दोहा पढ़ें, एक आयत पढ़ें, पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत करें। और उसी समय पूरा शेड्यूल दिन भर का नोट डाउन कर ले। 12 बजे यहां जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, 3 बजे मूवी देखनी, सब कुछ शेड्यूल्ड। शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। अगर पढ़ने का शेड्यूल है और आपकी बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए कि नहीं नहीं मूवी देखने चलेंगे, अरे टिकट हम लेकर आए और भैया आप कैसे नहीं जाएंगे, और यही सब होगा, भगा दीजिए सर। और मूवी देखने का शेड्यूल है तो पढ़िए भी मत। लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 5 दिन मूवी देखने का शेड्यूल है। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS
पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शादनगर कानपुर में है।